ओके। सो हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। बहुत दिन से मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि हमारे पास हमारे साथ डॉक्टर ख्याति आएंगे, जो कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। डॉक्टर ख्याति अपने बारे में सारी चीजें बताएंगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ पहले कि ही इज माई क्लासमेट। तो हम क्लासमेट थे। अभी वो बिल्कुल अलग फील्ड में है, मैं बिल्कुल ही अलग फील्ड में हूँ। उनका एकेडमिक्स कुछ और है, मेरा एकेडमिया बिल्कुल अलग शिफ्ट हो गया है। मैं एडटेक से हूँ, वो फिलहाल एकेडमिया में ही है, कह सकते हैं रिसर्च ही कर रहे हैं फिलहाल। तो इनसे बात करेंगे, इनके डिटेल्स देंगे कि इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया। और मतलब मुझे जहां तक लगता है कि इससे बेटर मोटिवेशनल स्टोरी आपके पास अभी नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपको इनके बारे में मतलब आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ोगे आपको इनके बारे में पता चलेगी कैसे इन्होंने कितने कम टाइम में पीएचडी करी, कैसी इनकी लाइफ थी। क्योंकि हमने जब पीएचडी शुरू करने का सोचा था तब तक इनकी पीएचडी खत्म हो गई थी, ये बात सच है। मैं बॉम्बे में था तभी पोस्ट आया था इनका कि हाँ, ही हैज कंप्लीटेड हिज पीएचडी। तब पैट्रिक सर का एक नीचे कमेंट भी आया था, मुझे आज भी याद है वो कमेंट, कि पैट्रिक सर ने ये किया था कि सुबह का सबसे पहला अच्छा मैसेज मुझे ये मिला। वो शायद आप लोग फेसबुक पे भी देखोगे, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, उसको देख लेना। तो वेलकम ख्याति। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। सबसे पहले ख्याति आप अपने बारे में बता दो कि कहाँ से, मतलब स्कूलिंग कहाँ से करी थी, फिर कॉलेज तक कैसे पहुंचे, बस कॉलेज तक का ही बताना, उसके बाद फिर आगे और क्वेश्चन ये करेंगे। जी। ठीक है हाँ हाय अमित एंड हेलो टू ऑल दी ऑडियंस। वेरी नाइस टू बी हियर, इट्स अ प्लेजर। एंड मैं एक आउटसेट पे ये भी बोलूँगा कि हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट काफ़ी सारे मैं व्यूज शेयर करूँगा, एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा शायद, बट वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। तो वो मेरे इंस्टीट्यूट का या मैं जिन भी चीज़ों से एफिलिएटेड रहा हूँ तो उनके ओपिनियंस नहीं है, बहुत ही पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। बट हाँ, ऑनेस्टी के साथ ही आई ट्राई टू शेयर माई बेस्ट। एंड हाँ, अमित और मैं मास्टर्स हम लोगों ने साथ में करी थी, तो डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है, कॉमन ग्राउंड ही देखते हैं कि हम दोनों ही फिजिक्स में अभी भी इन्वेस्टेड हैं और दोनों एकेडमिया में ही हैं। मुझे भी टीचिंग का काफ़ी शौक है and, अमित उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस भी रखते हैं, रुचि भी रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लाइफ मेरी ऐसी रही कि अभी फ़िलहाल मैं डेनमार्क में कोपेनहेगन में मैं जॉब कर रहा हूँ। बट जर्नी जो है दिल्ली से मेरी स्कूलिंग है, न्यू दिल्ली से। एंड उसके बाद स्कूल के बाद सीबीएसई स्कूल था वो, ग्रीनफील्ड्स स्कूल, साउथ दिल्ली। एंड उसके बाद जो है बैचलर्स तो 2010 में 12th पास आउट किया। एंड देन 2010 से 2013 तक बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा। उसके बाद 2013 से 15 तक मास्टर्स फिजिक्स में किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। एंड फिर हाँ, 2015 के बाद जो है पीएचडी के लिए मैं फ्रांस में चला हम्म। गया था एस्ट्रोफिजिक्स के ओके। लिए। हाँ तो ख्याति, एक बात ऐसी होती है कि सबसे पहला सवाल तो ये हो कि फिजिक्स में क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम था जब आपने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को अब फिजिक्स में ही आगे कुछ करना है, या फिर ये कुछ मतलब होता ना कि कुछ थोड़ा टाइम दिया था इसको सोचने में कि नहीं मेरे को फिजिक्स में ही आगे करना है, तो ये क्या था आपका, ये बताओ। आई थिंक जितना मुझे ध्यान आ रहा है 11th में मैंने बहुत ही ऑब्वियसली मैं इंडिया से आता हूँ, तो मैंने एक इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग ही करनी थी आगे, क्योंकि बायोलॉजी नहीं ली थी। बायोलॉजी ली होती तो फिर डॉक्टरी करनी थी, बट बायोलॉजी एग्जैक्टली। नहीं ली थी, कंप्यूटर साइंस किया था तो इंजीनियरिंग ही करनी थी। हम्म 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 तो हम्म उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट 11th में ज्वाइन किया था। एंड तब तक मेरा प्लान ऐसा था कि मे बी केमिकल इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि मुझे ध्यान है 11th में हमने कार्बन बॉन्ड्स और ये सारी केमिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी मुझे 11th तक। कार्बन बॉन्ड्स और बेंजीन और ये सब हम पढ़ रहे थे, तो आई रिमेंबर लाइकिंग इट अ लॉट। बट फिर 12th में कुछ ऐसा हुआ कि आई थिंक मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी एंड स्पेशली स्कूल में भी फिजिक्स टीचर बहुत अच्छे मिल गए। उससे पहले भी लाइफ में बहुत सारे टीचर्स अच्छे थे, हम्म बट आई थिंक एक टीचर्स का एक बहुत ही स्पेशल रोल रहा है मेरी लाइफ को शेप करने में। एंड क्लास 12th में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि टीचर्स बहुत अच्छे थे। एंड आई थिंक लाइफ में फर्स्ट टाइम जो मुझे एक रियलाइजेशन हुई फिजिक्स की तरफ कि आई स्टिल रिमेंबर कि हाँ, आई थिंक सर थे हमारे स्कूल में एंड वो मे बी कुछ इक्वेशन लिख रहे थे एंड कुछ समझा रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड था जो उस वक्त 12th में हमारे कोर्स में था। एंड आई थिंक एक रियलाइजेशन हुई कि फिजिक्स जो है वो बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर पा रहा है माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना से लेके मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना तक। एंड उस पूरा एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियर फिजिक्स से लेके ऑप्टिक्स, लाइटनिंग स्काई में होती है, उससे लेके
ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो गैलेक्सीज में, स्टार्स में, यूनिवर्स में जो हो रहा है, वो सब फिजिक्स एक्सप्लेन कर पा रहे हैं बहुत ही एलिगेंट वे में। एलिगेंट वे इन द सेंस कि ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन या इन द फॉर्म ऑफ अ प्लॉट ग्राफ, आपने एक्स वाई एक्सेस बना दिया, आपने एक प्लॉट कर दिया, एंड एफ इक्वल जी एम एम ओवर आर स्क्वायर एक्सप्लेन कर पा रहा है एक इंसान को अर्थ पे भी, और प्लैनेट्स स्टार के अराउंड कैसे घूम रहे हैं। तो ये जो वाइड रेंज ऑफ चीजें फिजिक्स एक्सप्लेन कर पा रहा था, तो वो रियलाइजेशन मुझे आई थिंक लाइफ में फर्स्ट टाइम हुई कि जो एक क्यूरियोसिटी होती है आपको नेचर को लेके या जनरली चीज़ों को लेके, तो वो फिजिक्स उन चीज़ों को एड्रेस भी कर पा रहा है और आंसर भी कर पा रहा है। तो आई थिंक वो एक लाइकिंग थी जो 12th में फर्स्ट टाइम मुझे फील हुई, पर्टिकुलरली एक फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट को लेके। तो आई थिंक वहां से थोड़ा फिजिक्स की तरफ इंक्लिनेशन हुआ। जब 12th में सीबीएसई का भी स्कोर आया, तो डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मेरिट इज वन ऑफ द वेज कि आपका अगर मेरिट में आया स्कोर तो आप एक कॉलेज चूज कर सकते हैं। कि जब मैंने आई थिंक पापा से फॉर्मली फर्स्ट टाइम शेयर किया कि बीएससी फिजिक्स या कुछ कर लूं, एंड वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थे। ही जस्ट आस्क्ड मी कि कर लेगा, एक्चुअल में मन है एंड अच्छे से फिर परस्यू करेगा, एंड आई वाज लाइक यस, एंड ही सेड कि ठीक है, गो फॉर इट। तो ऐसा ओके। कुछ था उस टाइम। देन फिजिक्स से मास्टर्स में एस्ट्रोफिजिक्स, राइट? तो ये एस्ट्रोफिजिक्स आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में चूज किया होगा, क्योंकि हमारे पास जो हमारे डीयू में था थर्ड नहीं, सेमेस्टर में मेरे पास मास्टर्स में एस्ट्रोफिजिक्स नहीं थी। है। पीएचडी में फर्स्ट टाइम मैंने एस्ट्रोफिजिक्स से डील किया या सब्जेक्ट स्टडी किया। तो फिर ये मतलब इंक्लिनेशन कैसे हुआ, मतलब फिजिक्स से एस्ट्रोफिजिक्स सब्जेक्ट्स क्या क्या थे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में, जब हमारे इलेक्टिव्स ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उस टाइम पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स? तो क्यूएफटी था जहां तक मास्टर्स मुझे याद है, में, क्यूएफटी था आई करेक्ट, थिंक। हाँ, और सब्जेक्ट और एक मास्टर्स, जीटीआर था, क्योंकि पैट्रिक सर की क्लास में हम लोग साथ बैठते थे। या करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ। मास्टर्स फिजिक्स जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग थे, तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में काफी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही थे मेरे पास। हम्म, जिसमें जैसे अमित सर ने बोला कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, और जिसमें कॉस्मोलॉजी का भी एक एस्पेक्ट था, हम्म, और उसमें उसके साथ क्वांटम फील्ड थ्योरी थी, पार्टिकल फिजिक्स थी, नॉन लीनियर डायनेमिक्स थी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी थी मेरे पास। एस्ट्रोफिजिक्स एक सब्जेक्ट का ऑप्शन था, बट वो मैंने नहीं लिया था। तो बट जीटीआर कॉस्मोलॉजी एक जनरल आइडिया था, बट स्टार्स गैलेक्सीज जो भी एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हैं या पढ़ा होगा, मुझे एग्जैक्टली कोर्स वर्क भी नहीं हम्म, ध्यान दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाँ क्या था हाँ। उस टाइम। बट मैंने वो चीज बिल्कुल भी मैंने नहीं ली थी, एंड आई थिंक उसका कुछ था कि आप कुछ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड था कि अगर आपने क्यूएफटी जीटीआर करेक्ट, एंड वो ले लिया तो आप करेक्ट। तो वो एस्ट्रोफिजिक्स में। कॉम्बिनेशन ऐसा था डीयू में जो था वो, कि अगर आपके पास पार्टिकल फिजिक्स है तो यू मस्ट हैव क्वांटम राइट, फील्ड थ्योरी, या थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में, करेक्ट। तो कुछ आप उसको ऐसा था, अलग अलग अदरवाइज नहीं ले हमने सकते। एस्ट्रोफिजिक्स देखा, बट तो वो ऑप्शन मिला ही नहीं मुझे। ओके। एंड तो जहां फिर तक ये मुझे शिफ्ट। ध्यान है, मुझे हम्म, मास्टर्स के एंड तक जाते जाते आई थिंक मेरा पार्टिकल फिजिक्स में ज्यादा इंक्लिनेशन भी हो रहा था, क्योंकि हम्म, मैं क्यूएफटी क्वांटम फील्ड थ्योरी भी पढ़ रहा था, पार्टिकल फिजिक्स भी पढ़ रहा था, एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी मैं पढ़ रहा था, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डार्क मैटर पार्टिकल्स या ये सब, तो थोड़ा हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स की तरफ ही मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन हो रहा था मास्टर्स में जाते जाते। ओके। तो ये शिफ्ट सीधा पीएचडी में हुआ, तो इंटरव्यू के लिए फिर क्या हुआ था, मतलब इंटरव्यू का कैसा सीन था? कि अगर तुमने इंटरव्यू फेस किया होगा तो वहां पे क्वेश्चन सवाल तो पूछे गए होंगे ना, कि इससे रिलेटेड, एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड, तो वो कैसा था? एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड एग्जैक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। मैंने बेसिकली मुझे एक जॉब ओपनिंग के बारे में पता, तो अब हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2015 की, जब ऑलमोस्ट मास्टर्स खत्म होने वाली है। करेक्ट। जब मुझे एक फ्रेंड के थ्रू एक इस ओपनिंग का पता चला कि पीएचडी की एक ओपनिंग है एस्ट्रोफिजिक्स में, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ वहाँ पे। तो पर्सनली जो इवेंचुअली जो मेरे पीएचडी सुपरवाइजर हो जाएंगे, जिनको मैं अभी तक जानता नहीं, मैंने उन्हें ईमेल लिखी थी अपनी सीवी के साथ कि आई गॉट टू नो अबाउट दिस जॉब ओपनिंग, एंड मैं अभी मास्टर्स इन फिजिक्स परस्यू कर रहा हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो आई एम इंटरेस्टेड, आप और बताइए इस पोजीशन के बारे में या जो भी है। एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है कि मैंने मास्टर्स में, आपको डिसर्टेशन करने का भी ऑप्शन होता है, जो मैंने डिसर्टेशन किया था, और मेरी डिसर्टेशन थी
इकोलॉजी से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। ओके। तो अंडर मैंने बेसिकली संजय जन सर थे। अंडर प्रोफेसर संजय जैन। ओके ओके, तो हाँ हाँ। बेसिकली बेसिकली टू एनालाइज नॉन लीनियर मॉडल्स टू अंडरस्टैंड ग्रोथ एंड डेथ्स इन बायोडाइवर्सिटी, कि एक एनिमल किंगडम में या प्लांट किंगडम में, एक इकोसिस्टम में कैसे ग्रोथ एंड डेथ्स होती हैं। तो उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन से करना है, विच हैज practically nothing to do with astrophysics. या करेक्ट। बट वो उसमें मैंने डिसर्टेशन की थी, एंड जब मेरा एस्ट्रोफिजिक्स का इंटरव्यू हुआ था, उसमें एक एस्पेक्ट ये भी था कि आपको अपनी डिसर्टेशन एक्सप्लेन करनी है। तो मेरी जूम कॉल उस टाइम वीडियो कॉल ही हुई थी, क्योंकि सबके सब लोग फ्रांस में उस टाइम बैठे थे और उस टाइम मैं दिल्ली में था। तो उसमें एक 10 मिनट्स का सेगमेंट ये भी था कि मैं वहां पे लोगों को बायोडाइवर्सिटी समझा रहा था ओ, कि क्या होती है। अच्छा, मतलब तो ये, मतलब हाँ हाँ हाँ। इससे मैं आई एम ट्राइंग टू गेट अक्रॉस पॉइंट कि लाइफ में चीजें चेंज होती रहती हैं, जरूरी नहीं पाथ आपका लीनियर ही हो, कि आपने करेक्ट। फिजिक्स आपको ट्वेल्थ में ही पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, या बैचलर्स के एंड तक आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। मेरे इन फिजिक्स में जब मुझे ट्वेल्थ में 11th 12th में मैं केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स तीनों में इंटरेस्टेड था, बट नेचुरली जब मैंने फिजिक्स परस्यू की ट्वेल्थ के बाद बैचलर्स में, तो मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट पीक हुआ, क्योंकि काफी सारी चीजें पढ़ी। फिर मास्टर्स में मुझे हुआ कि ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स या वो कुछ लग रहा है। बैचलर्स के दौरान मैंने इंटर्नशिप्स की काफी चीजों में, मैंने लेजर फिजिक्स में इंटर्नशिप की डीआरडीओ दिल्ली में। मैंने साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में प्लाज्मा फिजिक्स में इंटर्नशिप करी थी 2 महीने की। मैंने टीआईएफआर ऊटी में कॉस्मिक रे पे इंटर्नशिप की थी। तो मेरी इंटर्नशिप भी एक हमेशा स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं रही, बट आई थिंक मैं थोड़ा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चला कि हाँ, मुझे ये एक्सप्लोर करने का मन है या वो एक्सप्लोर करने का मन है। तो एक वो ब्रॉड व्यू में लेके चला, जस्ट टू बी श्योर कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, रादर एक नैरो माइंड लेके चलना कि स्टार्टिंग से ही कि नहीं, मुझे तो क्लास 11 से ब्लैक होल्स ही करना था। तो हम्म। ऐसा नहीं रहा फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ। हालांकि मैं अभी ब्लैक होल्स नहीं कर रहा, मैं गैलेक्सी फॉर्मेशन कर रहा हूँ, बट आई ओके। थिंक हम उस पे आएंगे। मतलब बात ये हो जाती है कि अल्टीमेटली यहाँ पे ये चीज समझने के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं भी कहता हूँ ये चीज बच्चों को कि देखो, ऐसा है कि आप प्रोजेक्ट्स करो। अगर अंडर ग्रेड में आपको मौका मिल रहा है प्रोजेक्ट्स करने का, या फिर आपको अगर पीजी में मिल रहा है कि हाँ आपको प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप करो। प्रोजेक्ट इंटर्नशिप से जहां तक मुझे लगता है ये चीज की, ये इस चीज की क्लैरिटी हो जाती है कि अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मेरे को इंटरेस्ट है तो मैं उसको करूंगा, या फिर एटलीस्ट ये क्लैरिटी आ जाएगी मेरे अंदर कि मेरे को ये टॉपिक करना ही नहीं है। ताकि आई कम से एग्री। कम आगे, हाँ, कि आगे अगर मैं फ्यूचर में अगर कोई टॉपिक में परस्यू कर रहा हूँ, अगर किसी टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जाऊंगा। ये क्लैरिटी तो हो जाती है, सही बात है। तो हाँ, ये इसी चीज पे तो इंटर्नशिप का तो ऐसा था कि इंटर्नशिप में आपने अलग अलग टॉपिक्स ट्राई किए, आपको तो ये आइडिया लग गया था पहले ही कि मेरे को इन टॉपिक्स में काम नहीं करना, या क्या था? क्या था ये इसमें, इन जैसे ऐसा टॉपिक्स ही पे काम, हाँ हाँ। हाँ, इन टॉपिक्स पे काम नहीं करना ऐसा नहीं था, हेट्रेड हो गई थी। बैचलर्स जो है, इनफैक्ट स्कूल से ही आपको सभी सब्जेक्ट से इसलिए भी एक्सपोज कराया जाता है, क्योंकि फंडामेंटली आइडिया यही है कि आप सब्जेक्ट से एक्सपोज हों और आप हम्म। फिर फिगर आउट करें आपको क्या करना है। अब बैचलर्स इन फिजिक्स होती है तो हमारी बैचलर्स इन गैलेक्सी नहीं हो जाती, हमारी एग्जैक्टली। बैचलर्स ऑन न्यूट्रिनोज नहीं हो जाती। फंडामेंटल आइडिया बैचलर्स का यही है कि आप फिजिक्स के अब सारे सब्जेक्ट से एक्सपोज हों। तो करेक्ट। उसमें आप ठीक नेचुरली आप जनरली आप इंटर्नशिप भी करते हैं, तो या तो आप अपनी लाइकिंग की टॉपिक पे करते हैं, या आपको जो भी टॉपिक मिल जाता है उस पे करते हैं, जरूरी नहीं आपको अपनी लाइकिंग पे मिले। अगर हम्म आपने किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया है जहाँ पे आपकी लाइकिंग का था, वहां हम्म पे उस इंस्टीट्यूट ने आपको नहीं सीट दी, किसी और इंस्टीट्यूट ने दे दी जिसका कुछ था, तो आप नेचुरली इट्स वर्थ वाइल टू गेन दैट एक्सपोजर स्टिल, चाहे वो हम्म। आपकी लाइकिंग का ना हो। दैट इज एटलीस्ट माई एडवाइस। तो मोटा मोटा जो है आपका लीनियर डायरेक्शन एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बैचलर्स फिजिक्स कर रहे हैं बट आप इंटर्नशिप मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, तो इतना भी नॉन लीनियर नहीं होना करेक्ट। चाहिए। आप धीरे 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 आप थोड़ा नैरो, थोड़ी सी वॉकिंग आपकी रैंडम होते होते, बट मोर और लेस वो एक डायरेक्शन में ही मोमेंटम पकड़ी हुई है, तो ऐसे होना चाहिए ना। आपको फिर बहुत एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर भी मिलता है डिफरेंट टॉपिक्स का। करेक्ट। जैसे ख्याति, उस टाइम पे, हमारे टाइम पे तो इंटर लिंक्डइन वगैरह था नहीं, मेरे ख्याल से लिंक्डइन तो आया भी नहीं होगा शायद में भी।
आजकल ऐसा होता है कि लिंक्डइन पे ओपनिंग्स बहुत आते हैं कि पीएचडी ओपनिंग्स यहाँ पे आ रखे हैं, यहाँ पे ऐसे आ रखे हैं। बट स्टिल बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो कि एलिजिबल होते हैं, दे स्टिल हैव अ फियर कि पता नहीं यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। जनरली ये फियर बहुत ज्यादा होता है कि मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि सर मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मेरा एसओपी इतना अच्छा नहीं है, या फिर मेरे को इतना सही मेरे को सीवी बनाना नहीं आता। ग्रेजुएशन के बच्चे का मैं बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं करता कि उनकी सीवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, कुछ भी नहीं होता उनके सीवी में। मतलब टू बी ऑनेस्ट ब्लैंक ही होता है ऑलमोस्ट। आप अपने क्लास 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स और अंडर ग्रेड के मार्क्स डालते हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक दो इंटर्नशिप अगर आपने डाल दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये जो इंफीरियरिटी जो होता है, इस चीज से कैसे डील करा जाए, क्योंकि होता है ये प्रॉब्लम तो है बहुत ज्यादा। मतलब आपने कैसे डील किया था ये क्या कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं किया था कभी, या आया ही नहीं, फेस करने का मौका ही नहीं मिला कभी, क्या था ये? नहीं नहीं, 100% एग्जिस्ट किया था जब मैं बैचलर्स में भी था। तो हम्म। मेरे साथ के कुछ फ्रेंड्स थे जो शायद एक दो बार इंडिया के भी बाहर गए इंटर्नशिप करने के लिए। ओके। मैं और काफी लोग जो है विद इन इंडिया घूम रहे थे, बट आई थिंक वो इंडिया के बाहर भी गए। काफी मेरे दोस्त बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने भी बाहर चले गए थे। तो कुछ लोग जर्मनी आए, कुछ शायद एक दो यूएस गए, और जगह भी सिंगापुर भी गए। तो ड्यूरिंग माय बैचलर्स मैंने भी कुछ दो तीन चार पांच ईमेल्स लिखी थी यूके में या यूएस में, वहां पे इंटर्नशिप करने, इन द होप कि कोई बुला ले या कुछ हम्म। अपॉर्चुनिटी निकल आए। तो आई थिंक रिजेक्शन से, किसी की ईमेल आए रिजेक्शन को कि नहीं आपको नहीं लिया जाता, उससे ज्यादा बुरा ये लगता है कि कोई ईमेल ही नहीं आई। तो मेरा मेरा पर्सनली वो केस था कि कोई ईमेल ही नहीं आई, एंड उस टाइम आपको बुरा लगता है, बट इन हाइंडसाइट हाँ मे बी कि फॉर वट एवर रीजन ठीक है ईमेल नहीं आए, बट ट्राई करना नहीं छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम्म। आपके पास कोई और ट्राई करने के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है लाइफ में इन जनरल। करेक्ट। कि मतलब ठीक है आपको सीवी बनानी नहीं आती, हम्म। तो आप सीवी बनाना छोड़ नहीं देंगे। आप सीवी करेक्ट। बनाओ जैसी बनती है इंग्लिश में। आपने एजुकेशन ऊपर लिख दी, इंटर्नशिप नीचे लिख दिया, इंटर्नशिप पहले लिख दिया, एजुकेशन जैसे भी समझ आ रहा है। नेचुरली आप गाइडेंस लीजिए, जो भी आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टीचर्स हैं, आपका कोई फ्रेंड बाहर गया हुआ है जिसका हो गया, सक्सेसफुल हो गया, उससे पूछ लीजिए। बट डिसहार्टन होइए, बट जल्दी से रिकवर करके ट्राई करते रहिए लाइफ में इन जनरल। क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, और क्या हम्म। ऑप्शन है ट्राई नहीं करेक्ट। करने के, करेक्ट। ट्राई करेक्ट। करने के करेक्ट। अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। सही तो वो डीमोटिवेटेड फील होइए, स्ट्रेस फील होइए, सब कुछ फील होइए, बट फिर नेक्स्ट डे फिर ट्राई कीजिए। हाँ, क्योंकि देयर इज नो अदर वे अराउंड आई हम्म। थिंक। अच्छा, इसमें एसओपी का जैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, और दूसरा जो रिकमेंडेशंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर अगर इंडिया के यूनिवर्सिटीज की बात करें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है वो ये है कि टीचर्स को रिकमेंडेशन लेटर लिखना नहीं आता। तो बी ऑनेस्ट वो नहीं लिख पाते हैं। अगर उनके पास कोई फॉर्मेट है तो वो भी क्या करते हैं, बच्चों को आईडी पासवर्ड दे देते हैं कि भाई आप ही फिल कर दो, है ना। तो इससे भी बच्चा बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील हो जाता है कि हम अप्लाई करना चाह रहे हैं एंड वी वांट कि टीचर मेरे बारे में कुछ लिख के दे, ना कि मैं ही अपने बारे में खुद ही टाइप कर रहा हूँ। अब यार ये क्या होता है कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कि भाई व्हाट इज योर हाउ इज योर मैथमेटिकल एबिलिटी, तो 5 आउट ऑफ 10 या 6 आउट ऑफ 10, ये लिखना कहीं से सही नहीं होता। और मैक्सिमम बच्चे इस चीज से मतलब बहुत सारे बच्चों को, मुझे जहां तक लगता है कि जब से ये आए, मतलब पीएचडी वीएचडी की बातें जैसे 3 टायर 2nd टायर सिटीज के अंदर जाने लगी बातें, क्योंकि पहले ये था कि फिजिक्स में अगर रिसर्च करना है तो यू हैव टू बी फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। अगर आपकी डिसेंट फैमिली है तभी आप पीएचडी करो। बच्चे डरते हैं बहुत ज्यादा पीएचडी करने से, क्योंकि एक तो उम्र निकलती जाती है, ऊपर से डर भी रहता है कि आगे कुछ होगा ही नहीं होगा, और ऊपर से ज्वाइन करने से पहले का ये प्रेशर हो जाता है अलग से। तो सबसे पहले तो ये एसओपी लिखते कैसे हैं, एक फॉर्मेट जो प्रॉपर, क्योंकि ये शायद अभी तक तुमने भी बहुत सारे एसओपीज देखे होंगे, जो एसओपीज बहुत ज्यादा अच्छे लगे होंगे या फिर बहुत बुरे भी लगे होंगे। तो एक एसओपी का प्रॉपर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए जो कि एक बच्चों को मतलब एटलीस्ट रिजेक्शन दे, चलो ठीक है वो चलता है, मतलब एटलीस्ट जो उन्होंने बोला ना कि नहीं मेल ही नहीं आए, तो वो चीज ना हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक एसओपी का प्रॉपर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए वहां पे एसओपी में? आई थिंक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर आप पीएचडी के लिए लिख रहे हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स। कुछ पीएचडी पोजीशंस होती हैं जो जॉब निकली है, आप बस अप्लाई कीजिए अपनी समझ से। हम्म। कुछ आई थिंक पीएचडी पोजीशन होती हैं जो थोड़ी फ्रेंडली होती हैं, इन द सेंस फ्रेंडली इन द सेंस पहली वाली भी फ्रेंडली होती है, बट यहाँ पे आपको मौका दिया जाता है कि आप उस डिपार्टमेंट के कोई जो पर्सन है जिन्होंने एडवर्टाइज करी है वो पोजीशन, आप उनसे उनसे इंटरेक्ट कर सकें।
तो लेट अस एज्यूम आपका जो है सेकंड केस है जहां पे आप लेट्स से आपने किसी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको पता है उस इंस्टीट्यूट में इस पर्टिकुलर रिसर्च इस पर्टिकुलर प्रोफेसर ने या किन्हीं ने वो निकाली है पोजीशन। तो आप अप्रोच कर सकते हैं, आप उन्हें ईमेल लिख सकते हैं सबसे पहले कि सर या मैम जो भी हैं वो कि वी आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग इसके लिए। तो इज इट पॉसिबल कि आप आपके साथ कुछ बात कर पाएं? आप थोड़ा मतलब एक पर्सनल ईमेल से पहले उन्हें अप्रोच कीजिए कि मुझे इंटरेस्ट तो है बट मुझे इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है जो आपने एडवर्टाइज किया है, या मुझे इंटरेस्ट तो है और मुझे आइडिया भी है बट क्या प्रोजेक्ट यही है जो मैं सोच रहा हूँ। तो आप देखिए अगर वो पर्सनल कॉन्वर्सेशन पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि वो चीज, क्योंकि अल्टीमेटली जो वो इंसान होंगे जिनको आप लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हायरिंग के टाइम वो उस कमेटी में बैठे होंगे। हम्म। तो आपने अगर पर्सनली उन पर्सन को, उन प्रोफेसर को अप्रोच किया है तो इट विल प्ले अ ह्यूज रोल कि आपने उन्हें पर्सनली भी अप्रोच किया था। एंड उनसे आप समझिए कि वो क्या प्रोजेक्ट है। क्या वो पीएचडी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली करे सब कुछ? क्या वो पीएचडी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिसाइड किया हुआ है, आप बस उस पर काम कीजिए? तो आप उनसे समझिए। एंड एक आपकी अगर समझ बनती है, वो चीज आपके एसओपी को भी इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि अब आपके पास बहुत क्लैरिटी आ गई है उन प्रोफेसर से ईमेल एक्सचेंज करके या वीडियो कॉल करके, डिपेंडिंग ऑन कि वो भी कितना इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में या किसी भी हम्म। स्टूडेंट से बात करने में। तो एक तरीका तो वो है अगर वो इनसाइड इंफॉर्मेशन निकालना पॉसिबल है उस पोजीशन के बारे में, जो आपका हम्म। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डिपेंड करेगा। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अब एक जनरल बात करते हैं कि एक पोजीशन निकली है एंड आपको बस अप्लाई करना है, कोई बंदा नहीं है अप्रोच करने को, आपको कुछ नहीं पता उस हम्म। इंस्टीट्यूट के बारे में। आई थिंक स्टिल इट वुड डिपेंड कि क्या वो एक जनरल पीएचडी पोजीशन है कि ठीक है वी आर लुकिंग फॉर पीएचडी पोजीशन इन एस्ट्रोफिजिक्स, some person is astrophysics, or is it a very specific PhD position, something like okay we are looking for someone जो JWST से उस गैलेक्सी की उसमें कितना गैस है वो पता कर पाए, स्टफ लाइक दैट। तो देन सेकंड वाली काफी स्पेसिफिक हो गई, फर्स्ट वाली स्टिल मोर जनरल। तो मे बी आप पीएचडी अगर एस्ट्रोफिजिक्स से आप बोल सकते हैं कि मुझे गैलेक्सी में इंटरेस्ट है, मुझे ब्लैक होल में इंटरेस्ट है। आई नो कि आजकल ये डेटा चल रहा है, मे बी नासा का कोई डेटा आपको पता है, मे बी करेक्ट। डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में हम्म। अप्लाई कर रहे हैं, मुझे चंद्रा ऑब्जर्वेटरी पता है, या जितने इंडिया से रिलेटेड होंगे, तो आप उसके बेसिस पे करते हैं। बट मोटा मोटा आई थिंक फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के एसओपी का डिफरेंट फॉर्मेट्स होता है। 2 पेज एसओपी लिखना है, 1 पेज एसओपी लिखना है, 4 पेज एसओपी लिखना है। बट मोटा मोटा इट्स लाइक कि आप एक क्वेश्चन ओपन करते हैं उस एसओपी में कि दिस इज द क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस, या दिस इज द क्वेश्चन आई एम इंटरेस्टेड इन। आप थोड़ा अपना देते हैं कि ठीक है आई कैन ट्राई दिस, आई कैन ट्राई दैट, एंड फाइनली आप कंक्लूड करते हैं। बट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि पीएचडी लेवल पे आपसे कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप एक्यूरेट होंगे बहुत, या करेक्ट। आपको बहुत नॉलेज होगी, बिल्कुल कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर हम्म। रहा। क्योंकि पीएचडी में भी यू आर स्टिल अ स्टूडेंट। तो वो जो भी आपको हायर कर रहा है वो समझता है कि स्टूडेंट है, इसको कोई नॉलेज नहीं है इस चीज की, तभी ये पीएचडी स्टूडेंट बनना चाह रहा है, बिकॉज हम्म। दिस पर्सन हैज नो नॉलेज। वो आपका जनरल इंटरेस्ट देखना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि आप कितना एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आप कितना गूगल पे पढ़ते हैं कि परसिवियरेंस मार्स पे इस वक्त क्या कर रहा है, या हबल स्पेस टेलीस्कोप क्या कर रहा है, या चंद्र ऑब्जर्वेटरी क्या कर रही है इन जनरल, या आपका प्लैनेट्स में इंटरेस्ट है या आपका गैलेक्सी में इंटरेस्ट है। तो आई थिंक वो थोड़ा वो गेज करना चाह रहे हैं। तो जस्ट बी ओरिजिनल। आई थिंक एक चीज जो जनरली लैक करती है जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती तो हमें कॉपी पेस्टिंग की बड़ी आदत होती है। करेक्ट, मैं इसी पे आने वाला था तो अभी। तो आई थिंक टू सम एक्सटेंट कॉपी पेस्टिंग हेल्प्स इन शॉर्ट टर्म, बट अल्टीमेटली जो आपकी ओरिजिनल एसओपी होगी जो शायद एरर से भरी हुई है बट वो ओरिजिनल है, वो आई थिंक आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे गूगल से या किसी और पीएचडी का, आई थिंक वो नहीं जितना ओरिजिनल एक अच्छा फील कराता है एक सीनियर प्रोफेसर को कि यार ये एक ओरिजिनल चीज ये मैंने नहीं देखी, चाहे उसका हम्म। पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस गलत हुआ है, चाहे हम्म। सेंटेंसेस ऊपर नीचे नहीं फर्क पड़ रहा। बट एज लॉन्ग एज आप वो आइडिया कन्वे कर पा रहे हैं और एज लॉन्ग एज आप ओरिजिनल है, आई थिंक दैट एसओपी विल स्टैंड आउट मच मोर दैन एक आपने
परफेक्ट इंग्लिश में कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट। इन माय ओपिनियन। करेक्ट। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, यहाँ तक ये होगी। अब बात ये हो जाती है कि अगर किसी को अपना पीएचडी का टॉपिक चूज करना है, या इवन पीएचडी तक नहीं जाए, अगर हम ये सिंपली अगर देखें कि अगर प्रोजेक्ट का टॉपिक चूज करना हो, तो प्रोजेक्ट का टॉपिक और सुपरवाइजर, ये कैसे चूज करना था? और तीसरी चीज इंस्टीट्यूट हो जाता है, जैसा तीन चीजें, पर्सन, प्रोजेक्ट एंड प्लेस। तो ये चीजें कैसे चूज करी जाती है? मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने प्रोजेक्ट तो बिल्कुल भी चूज नहीं किया था। मैं ओके। पीएचडी मुझे मैंने अप्लाई किया एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, एंड एट दैट टाइम आई गॉट टू नो कि इट इज समथिंग टू डू विद गैलेक्सी एंड डार्क मैटर एंड ऐसा कुछ। तो आई जस्ट सेड यस, मतलब मैं इतना टॉपिक को लेके चूज ही नहीं था। मुझे बस इंटरेस्ट था कि मैं कुछ कर पाऊँ एस्ट्रोफिजिक्स में इन जनरल। एंड हम्म। एक दूसरा मैंने फोकस डेफिनेटली दिया पीएचडी सुपरवाइजर को, क्योंकि यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मैंने पीएचडी सुपरवाइजर पे फोकस दिया जब मैं फ्रांस में जा रहा था पीएचडी के लिए। ओके। एंड आई थिंक उसका एक गुड रीज़न है, जब आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी सुपरवाइजर प्लेज अ मच बिगर रोल इन योर रिसर्च या इन योर लाइफ कंपेयर टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो है, अगर हम मोटा मोटा समझे, वो बेसिकली आपको सैलरी या स्टाइपेंड देंगे। अगर आप कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी बेसिकली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, ऑफिस काम करने के लिए, कंप्यूटर, एंड आपको फंड्स दे रही है, चाहे ट्रैवल के लिए, रिसर्च के लिए, आपकी सैलरी। बट जो आप काम कर रहे हैं वो अपने पीएचडी सुपरवाइजर के साथ कर रहे हैं। जो आप चीजें करेक्ट। सीखेंगे अपने सुपरवाइजर से सीखेंगे। अगर आपका कोलैबोरेशन और एक्सटेंड हो पाता है नेशनली या इंटरनेशनली, वो आपके सुपरवाइजर पे डिपेंड करेगा। हम्म। तो वो आई थिंक फिर आपको पीएचडी सुपरवाइजर को लेके ज्यादा चूजी होना चाहिए। श्योरली आई थिंक मास्टर्स रिगार्डिंग पीएचडी टॉपिक, मास्टर्स के एंड तक आई थिंक कुछ लोग बहुत स्ट्रांग हेडेड हो जाते हैं कि मुझे यही करना है, मुझे वही करना है, विच इज परफेक्टली फाइन। आप फिर हम्म। उसी चीज को परस्यू कीजिए। फिर आपको ये भी देखना है आपको आपका प्रोजेक्ट लाइकिंग का मिल रहा है या नहीं, और आपको आपका सुपरवाइजर लाइकिंग का मिल रहा है या नहीं। बट जनरली स्पीकिंग, एटलीस्ट मुझे, मैं कुछ चूज ही नहीं था, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि क्या एस्ट्रोफिजिक्स में क्या हॉट टॉपिक्स हैं, क्या चल रहा है, किस में आगे जॉब्स अवेलेबल होंगी, कौन सा फ्रूटफुल है उस फील्ड में, इतना मुझे नहीं था। तो आई वेंट फॉर चूजिंग द, मुझे एक पीएचडी सुपरवाइजर से एक अच्छी वाइब आई। आई सॉ कि ठीक है, फ्रांस एक डिसेंट कंट्री है, एक अच्छी कंट्री है, एक डिसेंट सी सैलरी मुझे समझ आ रही थी कि जो मुझे सेविंग्स भी अलाउ करेगी। तो हम्म। आई थिंक गया। एंड जनरली जिसको इतना नहीं नॉलेज, अब कि हाँ, अल्टीमेटली आप किसी भी फील्ड में या किसी भी प्रोजेक्ट में जाएंगे, अगर आप जनरली इंटरेस्टेड हैं ना, आपको सही गाइडेंस मिलेगी, तो आपको उस फील्ड की ट्रेनिंग मिल जाती है। करेक्ट। इंटरेस्ट कम्स फ्रॉम बोथ योर पर्सनल इंटरेस्ट बट ऑल्सो योर ट्रेनिंग। कि हम्म। कहीं ना कहीं हम फिजिक्स को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि हम फिजिक्स में ट्रेन भी हुए। हम पैदा ही फिजिक्स के इंटरेस्ट के साथ नहीं हुए थे, फॉर हम्म। एग्जाम्पल। तो दैट ट्रेनिंग ऑल्सो मैटर्स अ लॉट आपकी लाइकिंग के लिए। ओके। अच्छा, स्टाइपेंड किस रेंज में था? मतलब अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया में करंट स्टाइपेंड जो है दैट इज अराउंड 37-40 के रेंज में है। एचआरए इंक्लूड कर दें तो 10,000 और ऐड कर सकते हैं। फ्रांस में ये चीज कैसा है? या अगर मतलब फ्रांस की बात कर लेते हैं, मतलब तुम्हारी बात कर लेते हैं, किस रेंज में था, ये कैसा था? सेविंग्स कितने हो जाते थे? वो मतलब बस वहीं पे ऐसा था कि हैंड टू माउथ ही था, या फिर सेविंग्स घर तक पहुंच जाते थे? कैसा था? आई थिंक इससे पहले, ये अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले मैं पीएचडी सुपरवाइजर के बारे में ये भी बोलूंगा कि हाउ टू चूज योर पीएचडी सुपरवाइजर। ओके। क्योंकि आई नो कि बहुत लोग जो है यूनिवर्सिटीज ओरिएंटेड होते हैं कि मुझे यूएस में आईवी लीग ही जाना है, या मुझे वो बेसिकली, हम गूगल पे जाएंगे, हम टॉप वर्ल्ड टॉप रैंकिंग का देखेंगे, यस। और हम फर्स्ट 10 या फर्स्ट 50 में अप्लाई कर देंगे, जो अच्छी बात है, मतलब इट्स अ नाइस स्ट्रैटेजी। मैं किसी भी चीज को गलत नहीं बोल रहा, एज लॉन्ग एज आप ट्राई कर रहे हैं। But as I said, कि PhD supervisor matters a lot compared to the university. University I think matter करती है bachelor's या masters तक, क्योंकि आप you will be taught by the entire physics department. उस यूनिवर्सिटी का, जो भी यूनिवर्सिटी है, यू विल बी टॉट बाय मे बी 10 प्रोफेसर्स और 15 प्रोफेसर जो वहाँ पे काम करते हैं। तो इसलिए सिंस दे रिप्रेजेंट द फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी प्लेज सम रोल। बट जब आप पीएचडी कर रहे हैं, एक मैक्सिमम दो पीएचडी सुपरवाइजर्स होते हैं आपके, तो आपका बेसिकली फेट जो है कहीं ना कहीं उन पे डिपेंड कर रहा है। पीएचडी सुपरवाइजर अच्छा कैसे, कुछ साइंस हैं, काफी साइंस हो सकते हैं अच्छे सुपरवाइजर के। एक साइन है कि प्लीज मेक श्योर दे
are active in that field still. हम्म। काफी पीएचडी, काफी लोग ऐसे हैं जो वर्ल्ड रिनाउंड है या फेमस हैं या बहुत सीनियर हैं, बट दे आर नॉट नेसेसरली एक्टिव प्रेजेंटली। तो मेक श्योर वो पिछले 5 साल से जो है वो एक्टिव रहे हैं। एक बहुत ही तगड़ी यूनिवर्सिटी में आपने उनकी प्रोफाइल देख रही है, आपने अप्लाई कर दिया, मे बी उनके पास मनी है, उन्होंने आपको एज अ पीएचडी स्टूडेंट ले लिया, बट ही इज नॉट एक्टिव इन द फील्ड। तो अब आप ढूंढते रहेंगे मैं पीएचडी किसके साथ करूं भाई। तो एक तो आप जो, अच्छा ये देखने का क्या तरीका है कि वो पिछले 5 साल से एक्टिव हैं। एक आप गुस्ताखी कर सकते हैं कि आप उनकी सीवी मांग लीजिए, ओके। कि सर आप, मैं आप अपनी सीवी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या आप अपनी भी शेयर कर सकते हैं। अगर उन्होंने ने शेयर करी सो दैट्स नाइस, अगर नहीं करी तो आपको ये भी पोटेंशियली पता चल गया कि आप प्रॉबेबली एक मे बी ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं, किसी और से कर रहे हैं। आई डोंट नो, इट रियली डिपेंड्स, मतलब वो कॉन्वर्सेशन पे डिपेंड करती है वो चीज। हम्म। बट आप उनसे सीवी मांग सकते हैं, आप उनकी देख सकते हैं उन्होंने पिछले 5 साल में कितने पेपर्स पब्लिश किए। आप ये जान सकते हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल में कितने पीएचडी को ट्रेनिंग दी है। इज ही स्टिल एक्सपीरियंस्ड एंड इज ही स्टिल इन दैट गेम ऑफ ट्रेनिंग पीएचडी स्टूडेंट्स, या बहुत पहले किया था। एक तो नेचुरली आप देखिए कि कितने पीएचडी को ट्रेन किया। जिन पीएचडी को ट्रेन, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिन पीएचडी को ट्रेन किया, क्या उन्होंने एकेडमिया छोड़ दिया या वो अभी भी आगे सक्सेसफुल हो पाए, उन्होंने कुछ पोस्ट डॉक उन्हें मिली या कुछ उन्होंने हम्म। कंटिन्यू किया। तो मतलब ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप थोड़ा इंटेलिजेंस के साथ आप ये चीजें प्रूव कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ द कॉन्वर्सेशन गोज। कोशिश कीजिए कि नॉट नेसेस, अगेन ये मैं एक जनरल जनरल ट्रेंड बोल रहा हूँ। हम्म। आउटलायर्स, एनोमलीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपका पीएचडी सुपरवाइजर लेट्स से मिड एडल्ट रेंज में है, तो समथिंग बिटवीन 40 to 60, आई थिंक दैट्स नाइस। उसका बस ये रीजन है, सारे रिसर्चर्स अच्छे होते हैं, बहुत यंग और बहुत ओल्ड रिसर्चर्स भी अच्छे हो सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि जो बहुत यंग होंगे, हो सकता है वो पीएचडी ट्रेनिंग में बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो दे माइट फील सम चैलेंजेस। अगर कोई बहुत ओल्ड है, हो सकता है कि अब वो बहुत ज्यादा इस फील्ड में इन्वेस्टेड नहीं है। एक 40-45 से लेके 60 के बीच में कि वो इतना मेच्योर भी हो चुके हैं, दे आर एट द टॉप ऑफ देयर गेम, दे आर मेच्योर इनफ एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक वो एक सॉफ्ट स्पॉट होता है कि जहाँ पे मे बी आप ऐसे एक इंसान को चाहते हैं कि हाँ ये मुझे ट्रेन करे, फॉर एग्जाम्पल। हम्म। तो बट ऑफ कोर्स दीज आर जस्ट वेरी जनरल थिंग्स आई एम सेइंग। आप और भी चीजें सोच सकते हैं और बाकी चीजें बात करके पता चलती हैं, एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट। मुझे अभी पता चला आपसे कि पीएचडी की सैलरी जो है जनरली 30 to 40,000 होती है। फोर्टी नाउ आई एम थाउजेंड कमिंग टू द हम्म। क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, एंड 10% एचआरए। अगेन मैं, क्योंकि यूरोप से मुझे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो यूरोप में आई थिंक डिफरेंट कंट्रीज में थोड़ा रेंज करती है। टू माय अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट 2015 में तो यही था, हो सकता है अभी भी मोर और लेस यही हो, कि पर मंथ आपको 1800 यूरोज इज योर ग्रॉस मंथली सैलरी। तो 1800 यूरोज, जो बेसिकली टैक्स्ड होती है। तो इट्स नॉट अ ओके। स्टाइपेंड, इट्स अ सैलरी। इट्स अ सैलरी, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको एक ऐसी पोजीशन मिल सकती है जो सैलरी है, वो एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगेन, आपको पीएचडी जहां करनी है कीजिए, इंडिया में करनी है या कहीं और करनी है, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल एनी स्पेसिफिक कंट्री और एनी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ हम्म। यहाँ पे। तो 1800 पर मंथ, एंड वो टैक्स होती है। टैक्स इज अ गुड थिंग, क्योंकि दैट मीन्स कि आपको कुछ वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो वहाँ के लोकल्स या सिटीजन्स को भी मिल रहे हो। हेल्थ केयर में बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं या वो जाते हैं तो आपका कम पैसा खर्च होता है क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। एंड आपके और भी काफ़ी कुछ कुछ बेनिफिट्स होते हैं। स्टाइपेंड में आई थिंक वो सारे आपको बेनिफिट्स नहीं होते, आपकी नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस सारी की सारी प्राइवेट हो जाती है, जो एक्सपेंसिव होती है, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपको एक टैक्स्ड प्रॉपर सैलरी वाली पीएचडी पोजीशन मिलती है, आई थिंक यू आर इन अ गुड गुड हैंड्स, यू आर इन अ गुड पोजीशन। एंड ऑल्सो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन, लेट्स से आप बाहर जाते हैं यूरोप यूएस कहीं भी, एंड आपको फ्यूचर में आपको मन करता है अच्छा मुझे सिटीजनशिप चाहिए यहाँ की, तो हैविंग पेड टैक्स प्रीवियसली हेल्प्स इन फ्यूचर टू ऑल्सो ओके। गेट दैट। तो मतलब ये एक लॉन्ग टर्म विजन है जो लाइफ के साथ धीरे धीरे ही बनता है। बट हाँ, इट वुड इफेक्ट कि आपने स्टार्टिंग में नहीं किया होगा, आपको लोग यार अब 10 साल और लग जाएंगे, मैं ऑलरेडी 5 साल से यहाँ हूँ, 10 साल और सिटीजन तो मत। एंड डिपेंडिंग ऑन बाय द टाइम आप वहां तक पहुंचेंगे, हो सकता है आपकी फैमिली हो जाए, यू विल हैव मोर प्रॉब्लम्स टू डील विद।
तो जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, इवेंचुअली वी, अभी तो आई एम श्योर वी डोंट इवन केयर अबाउट मैरिंग, आई थिंक मोस्ट ऑफ द एग्जैक्टली। पीपल। सो हम लोग आई थिंक सैलरी के बारे में बात बात कर कर। रहे थे। तो हाँ, टैक्स सैलरी इट्स नाइस, तो हाँ आई थिंक इट्स क्लोज टू 1800 यूरोज इन फ्रांस। बट आई थिंक थोड़ा बहुत वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन आपकी पीएचडी पोजीशन कैसे फंडेड है, कौन सी यूनिवर्सिटी की है, कौन सी सिटी में है, तो थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट आई थिंक इट्स अराउंड दैट, गूगल पे चेक कीजिएगा। एंड बट इट चेंजेस, जर्मनी में फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे यूरो ही करेंसी है, आई थिंक मे बी इट्स 3000 यूरोज या 4000 यूरोज में भी कुछ उस रेंज में है। इन्हीं कंट्रीज में थोड़ा बहुत ये भी डिपेंड करता है कि आपकी पीएचडी का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। तो फॉर एग्जांपल यूरोप में बेसिकली 3 to 4 इयर्स के बीच में रहती है। कुछ कंट्रीज में, फ्रांस में जैसे 3 इयर्स है, नेचुरली आपको थोड़ा बहुत महीने का एक्सटेंशन मिलता है इफ रिक्वायर्ड, बट फ्रांस में मोटा मोटा आई थिंक 3 इयर्स है, जर्मनी में भी 3-4 इयर्स है, डेनमार्क में 3 इयर्स है। तो एंड सेविंग्स में या एक्सपेंडिचर में आई थिंक जितना भी यहाँ पे पीएचडी को सैलरी वाला मिलता है, एंड कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, तो आई थिंक आप, इट इज वेल इनफ फॉर अ सिंगल पर्सन। काफी लोग जो है ओके। वो अपने पार्टनर्स के साथ भी आते हैं, अपने वाइफ्स या हस्बैंड के साथ, कई बार उनके बच्चे भी होते हैं। बट आई थिंक उस केस में दूसरे पार्टनर को काम करना ही पड़ता है, क्योंकि सैलरी जो है वो इतनी, बट आई थिंक एक पर्सन के लिए द सैलरी इज गुड इनफ, इट वाज डेफिनेटली गुड इनफ फॉर मी। मैं एक बहुत ही डिसेंट एंड अच्छी लाइफ जी रहा था फ्रांस में, रेंट पे लिया हुआ था अपार्टमेंट, एंड मैं कोई ऐसी किल्लत वाली बात नहीं थी। इनफैक्ट जो लोग बाहर एटलीस्ट यूरोप या यूएस में पीएचडी करने आते हैं, इट इज़ वेरी कॉमन अमंग दोज इंडियंस, और नेशनैलिटी के साथ भी होगा, आई एम नॉट श्योर, बट एटलीस्ट अमंग इंडियंस इट्स वेरी कॉमन टू सेंड बैक मनी टू इंडिया टू देयर फैमिलीज ऑन अ मंथली ओके। बेसिस, ऑन एन ईयरली बेसिस। वो अच्छा खासा जो है सेव भी कर पाते हैं वहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स कोई ऐसी किल्लत, आप बाहर जाते हैं, कुछ लोग कार रेंट कर लेते हैं, आप घूमने भी जा पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा पाते हैं। तो मतलब एक, यू आर नॉट लिविंग लाइक अ सेलिब्रिटी, बट आपकी एक थोड़ी अपर मिडिल क्लास काइंड ऑफ ठीक ठाक अच्छी खासी लाइफस्टाइल आप इंजॉय कर सकते हैं। यूरोप में रहने का पर्टिकुलरली एक जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये है कि अगर आप एक कंट्री में रह रहे हैं यूरोप की, यूरोप हैज अराउंड 50 कंट्रीज जो यूरोप या यूरोपियन यूनियन में आती हैं। अगर आप एक कंट्री में वहां पे रह रहे हैं तो आप बेसिकली शेंगेन वीजा पे होते हैं, बट दैट गिव्स एक्सेस टू 50 एडिशनल अदर कंट्रीज एज वेल, कंट्रीज। इन द सेंस कि आप घूमने के लिए जा सकते हैं, कोई बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अदरवाइज जनरली अगर आप एक कंट्री में होते हैं तो आप उसी कंट्री में रह सकते हैं, फिर आपको एक नया वीजा चाहिए दूसरी कंट्री में जाने का। हम्म। यूरोप में अगर आप स्पेन में हैं या आप नेदरलैंड्स में, आप कहीं भी हैं, तो आप एक्सेस कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग के लिए और कंट्रीज में भी जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस के लिए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंसेस होती रहती, तो एक एडवांटेज ये रहता है। बट एंड ये जनरली, सेम, सॉरी ये जस्ट जो। लास्ट वन थिंग, हम्म। जनरली आप कहीं भी रह रहे होते हैं, आपकी 1/3 ऑफ सैलरी, 1/3 डायरेक्ट, मोर और लेस डायरेक्टली गोज अवे इन योर हाउस रेंट। आई थिंक वो ओके। इंडिया का भी मोटा मोटा आई थिंक सेम ही है। यही होगा, एंड वो कहीं हम्म। का भी वही है, क्योंकि हाउसिंग सिचुएशन आई थिंक मोटी मोटी थोड़ी बहुत सेम ही। सिमिलर बट ये जो वीजा है मतलब सारे यूरोपियन कंट्रीज का, ये तो शायद सारे इसमें यूरोप के सारे कंट्रीज में तो नहीं है मेरे ख्याल से, मतलब सारे इंस्टीट्यूट शायद नहीं देते ना, पोलैंड वगैरह कुछ कंट्रीज शायद वो पोलैंड के अंदर ही अलाउ करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? है। आई थिंक शेंगेन, अगर मैं अभी गूगल पे चेक करूं कि नंबर ऑफ शेंगेन कंट्रीज, तो गूगल दिखा रहा है कि देर आर 29 यूरोपियन कंट्रीज जो हम्म। शेंगेन के अंडर आते हैं, दैट बेसिकली, तो आई ओवर एस्टिमेटेड, माय बैड। तो जनरली जो है, आप जनरली आएंगे तो शेंगेन वीजा पे ही लोग आते हैं, तो आप इन 29 कंट्रीज में आप शॉर्ट टर्म ट्रैवल के लिए या शॉर्ट टर्म कॉन्फ्रेंसेस के लिए जा सकते हैं। आप काम अभी भी अपने ही इंस्टीट्यूट, अपनी ही कंट्री में कर रहे होंगे, जो भी है हम्म। वो आपका, बट हाँ, आप एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए या आप 2 दिन के लिए आप जा सकते हैं। आपको एम्बेसी या काउंसलेट जाने की जरूरत नहीं है बार बार कि मुझे उस कंट्री में जाना है, मुझे वीजा दे दो, वीजा दे फॉर दो। एग्जाम्पल। तो इट सेव्स टाइम आपके हम्म। लिए, एंड इट्स वेरी कॉमन हियर, लोग आते हैं और वो घूमने निकल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल।
क्योंकि घूमना लोगों को बहुत पसंद है तो। बहुत ज्यादा पसंद है, एग्जैक्टली। द थिंग इज, अब आते हैं थोड़ा पीएचडी लाइफ पे। पहली बात तो, क्योंकि जो मोरलेस ये डाउट सबको रहता है कि कितना स्ट्रेसफुल होता है पीएचडी लाइफ। और एंड वन मोर थिंग कि अगर मेरे को सक्सेसफुली पीएचडी करना है तो मतलब बेसिक क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब मेरे अंदर क्या बेसिक चीजें होनी चाहिए कि मेरी पीएचडी लाइफ ज्यादा स्ट्रेसफुल ना हो। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम काम करेंगे, पढ़ाई मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे स्ट्रेसफुल काम है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा स्ट्रेसफुल काम कुछ होता है। तो ये कैसा होना चाहिए कि हम अपने 3 साल 4 साल इसको इजीली, मतलब स्मूथली निकाल सके। स्मूथली तो खैर नहीं निकलता कभी भी, बट स्टिल कि हम ट्राई करें कि जितना कम से कम स्ट्रेस लेके हम इसको खत्म करें। आई थिंक मतलब मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा। आई थिंक पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं होती। हम किसी भी सिचुएशन में जब अटक जाते हैं, डिफिकल्ट वो हम्म। बेसिकली ये होता है। तो अगर हमें उस टाइम पे गाइडेंस मिल जाए या सपोर्ट मिल जाए या जो भी, अगर हम अटके नहीं, तो अगर हम बड़ी सी बड़ी फिजिक्स या मैथ्स की इक्वेशन ऐसे चलते चलते सॉल्व करते, तो आई थिंक हमें जो स्टडी होता बड़ी नहीं पसंद है। आएगी। बट जो होता नहीं है, तो हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन पीएचडी में जनरली ये चीज आप अपने पीएचडी आपको अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। पीएचडी का पर्पस ये होता है कि आप बेसिकली रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं एंड आप होपफुली रिसर्च देख रहे हैं कि आप कंटिन्यू करते रहना चाहेंगे लाइफ भर। बट कोई आपसे उस पॉइंट पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको रिसर्च करनी आती है। पीएचडी हम्म के टाइम आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि रिसर्च क्या होती है और कैसे करनी है। उससे पहले आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको रिसर्च आती ही हो। इट इज लाइक सेइंग कि आपने 12th में जो है बायोलॉजी ले लिया एंड कोई आपको बोल रहा है अच्छा चल भाई ऑपरेशन कर, चल के अब ऑपरेशन थिएटर में। तो नहीं, वो आपको एमबीबीएस के दौरान पढ़ाया जाएगा। आप जब कॉन्फिडेंस हो जाएंगे आप तभी ऑपरेशन कीजिएगा, आपको ट्रेनिंग हम्म दी जाएगी। तो पीएचडी में भी आपका पीएचडी सुपरवाइजर जो है वो आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग देंगे। यू बेसिकली फ्लाई अंडर द विंग्स ऑफ योर पीएचडी सुपरवाइजर, वो आपके साथ काम करते हैं। तो आई थिंक अगर स्ट्रेस पीएचडी के टाइम कम करना हो, मेरा पर्सनल उसमें ये है कि आप थोड़ा बहुत टॉपिक ऐसा लीजिए आपको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा थोड़ा बहुत, जो होपफुली इज द केस क्योंकि आपने तभी उस चीज के लिए ऑप्ट किया। बट ऑल्सो गो फॉर अ पीएचडी सुपरवाइजर जो आप श्योर हैं कि अगर आप अटके तो उनकी गाइडेंस मिल पाए आपको टाइमली। क्योंकि अल्टीमेटली पीएचडी जो है, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि एक पीएचडी स्टूडेंट को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती और वो उसको ऑलरेडी पता होता है मुझे क्या करना है और मुझे वही करना है। सो दीज आर द जीनियसेस, लाइक अमेजिंग जीनियसेस। उनको दे आर हैप्पी टू हैव गाइडेंस बट मोस्ट ऑफ द टास्क दे आर डूइंग बाय देमसेल्व्स ओनली एंड बेस्ट विशेस टू देम। बट जनरली जो है पीएचडी बॉयल्स डाउन टू आप एंड आपका सुपरवाइजर जो है बहुत ही क्लोजली काम कर रहे होते हैं एंड आपको जो है वो गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा यहाँ अटक गए, अच्छा ट्राई दिस, अच्छा ट्राई दैट, वो सब हो रहा होता है। तो मेक, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि उस टाइम पे यूनिवर्सिटी नहीं आने वाली बीच में आपको पीएचडी गाइड कराने के लिए। तो डोंट, अगर आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाता है दैट्स वेरी नाइस, बट गिव प्रेफरेंस टू पीएचडी सुपरवाइजर ओवर यूनिवर्सिटी। क्योंकि उस टाइम जब आप अटक रहे हैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, तो आई थिंक आपको यही नहीं समझ आएगा कि मैं, मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आई थिंक इट टुक मी अ फ्यू मंथ्स, रिगार्डलेस ऑफ आपका पीएचडी सुपरवाइजर कितना अच्छा हो या कितना हो, क्योंकि रिसर्च जो है इट इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर जो काफी टाइम से बहे जा रही है एंड आप बीच में आ गए हैं उसके। तो अब ट्रू। आपको नहीं पता कि ये कहाँ जा रही है और ये क्यों जा रही है और मैं क्यों उसमें कूद पड़ा। तो वो सारे जो है वो क्वेश्चंस आते हैं उस टाइम पे। अगर आपका पीएचडी सुपरवाइजर को इज डिवोटेड इन दैट फील्ड, तो बहुत जरूरी है कि आपका पीएचडी सुपरवाइजर खुद भी वैल्यू करता है उस फील्ड को, उस फील्ड में डिवोटेड हो, खुद भी एक्टिव रिसर्चर हो, वो विलिंग हो आपको ट्रेन करने के लिए। तो आई थिंक वो जब आपको कांस्टेंट, आप कुछ ट्राई करेंगे आप फंस जाएंगे, फिर वो गाइड करेंगे, फिर आप कुछ ट्राई करेंगे आप फंस जाएंगे, वो गाइड करेंगे। तो स्ट्रेस जो है बेसिकली वही चीज जो है वो कम करेगी। बाकी आप मेडिटेशन कीजिए ओके। लाइफ में। आ अच्छा, मतलब अब यहाँ पे ऐसा है कि जैसे तुम्हारी पीएचडी थी विद इन 3.5 years आई थिंक, या इससे भी कम टाइम लगा था। इंडिया में ये मिथ बहुत ज्यादा है कि कहीं कहीं पे पीएचडी में 6 साल 7 साल तक का टाइम लगा, और ये हमने भी देखा है कि 7 साल का तो मैंने देखा हुआ है, ऐसे देखा हुआ लोगों को 7 7 साल लग जाते हैं पीएचडी में।
आपको लगा 3.5 साल, वही ऑलमोस्ट उतना ही, क्योंकि मुझे जहां तक याद है 18 या 19 में मैं आईआईटी बॉम्बे में था। उस टाइम पे फेसबुक मैंने चेक किया था और आया था मैसेज कि हाँ, आई हैव, हेलो, आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी, और ये जो भी था। तो ये टाइम का डिफरेंस क्यों होता है? और मतलब जैसे इंडिया में और यूरोप में ये इतना ज्यादा टाइम का डिफरेंस क्यों हो जाता है? क्या ऐसा रीजन है इस चीज के लिए? तो जरा ये बताएं, मतलब ये बताओ प्लीज। क्योंकि मैं इंडिया का पीएचडी एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, तो मैं इतना नहीं बोल सकता कि वहाँ इतना टाइम क्यों लगता है। मुझे नहीं पता कि इंडिया में पीएचडी में क्या वो स्टार्टिंग के 1-2 साल कोर्स वर्क्स चल रहे होते कोर्स हैं, वर्क 1 साल का जहाँ पे चलता है। आपकी क्लासेस चल रही होती है, क्योंकि आई नो यूएस में भी आई थिंक 5 इयर्स या 5 to 6 इयर्स जो है लग जाते हैं। यूरोप में आई थिंक यूरोप में आपका कोई कोर्स वर्क नहीं होता। तो फ्रॉम डे वन, एंड जनरली अगेन मतलब जनरली स्पीकिंग एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते होंगे यूरोप में भी। मैं हम्म। जनरल जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ कि जनरली फ्रॉम डे वन आप रिसर्च ही कर रहे हैं। आपको कोई क्लासेस नहीं अटेंड करनी, आपको कुछ और ज्यादा क्लासरूम लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं आपके, आपको बस हम्म। रिसर्च करना है। यू मीट योर पीएचडी सुपरवाइजर, आप वापस अपने डेस्क पे आइए, आप कंप्यूटर में या बुक्स पढ़िए या कंप्यूटर में एनालाइज कीजिए। तो आई थिंक एक तो वो जो क्लासेस में टाइम चला जाता है वो इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स की वो चीज़ कम हो जाती है फिर की। तो इट्स वेरी, यूरोप में जनरली वेरी रिसर्च फोकस पीएचडी, इट्स नॉट कोर्स वर्क प्लस रिसर्च। Research, yeah. आई थिंक मे और बी ये मे बी दैट टीएशिप का होता है क्या कुछ ऐसे, मतलब टीचिंग असिस्टेंट जो बोलते हैं वो यूरोप में नहीं है ऐसा कुछ कि टीचिंग आप? आई थिंक टीचिंग आई थिंक होता है। देर इज इन एट मेनी प्लेसेस देर इज ऑप्शन फॉर टीचिंग, बट एक्सपैट्स के लिए, एक्सपैट से मेरा मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो जनरली डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स दे एनकाउंटर की टीचिंग जो यूरोप में हो रही है वो उनकी लोकल लैंग्वेज में हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पोलैंड में हैं तो पॉलिश में टीचिंग हो रही है, आप डेनमार्क में हैं तो मे बी डेनिश में टीचिंग हो रही है, फ्रांस में मे बी फ्रेंच में टीचिंग हो रही है। तो आपको वो लैंग्वेज नहीं आती होती वहाँ की, तो टीचिंग एक्सपीरियंस जो है जनरली लिमिटेड हो जाता है। बट अदरवाइज यू हैव एन ऑप्शन ऑफ टीचिंग एज वेल, एंड समटाइम्स आई थिंक आपको उसकी एक्स्ट्रा पे भी मिलती है अगर आप टीचिंग तो करते वो हैं। एक्स्ट्रा पे मिलता है, यहाँ पे एक्चुअली वो इंक्लूडेड होता है, आई थिंक सो, जो आपका स्टाइपेंड होता है। जितना मैंने सुना है या जितना मैंने मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है आई थिंक। ओके, फाइन। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा पीएचडी के बाद पे, कि आफ्टर पीएचडी क्या क्या ऑप्शंस हैं। मतलब लोग जैसे एकेडमिया में ही रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कुछ लोग पोस्ट डॉक में ऑब्वियसली जाते हैं, बहुत सारे लोग जॉब की तरफ जाते हैं। तो जॉब के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उधर, या फिर इंडिया में भी अगर ये कर लें, इन जनरल अगर बात करें, या फिर अगर पोस्ट डॉक मेरे को करना है तो पोस्ट डॉक में क्या क्या चीजें होती है, फिर वहां पे क्या चीजें हो जाती हैं? अब पीएचडी के बाद अगर आप एकेडेमिया में रहना चाहते हैं तो आपके पास आई थिंक भाई आप बेसिकली पोस्ट डॉक, जो पीएचडी के बाद हम बोलते हैं टेक्निकली वही वो पोस्ट डॉक है, कि डॉक्टोरल स्टडीज के बाद जो भी पोस्ट है, जो भी आफ्टर है वो सब है। हम्म। तो टेक्निकली स्पीकिंग इवन प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, ये सब भी पोस्ट डॉक ही है। हम्म। द डिफरेंस इज कि पोस्ट डॉक जो है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मे बी 2 इयर्स का या 3 इयर्स का। इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिसर्च पोजिशन, and generally professors tend to be permanent positions, एक one of the stark differences जो होते हैं। बट हाँ, पोस्ट डॉक जो जनरली होते हैं दे आर रिसर्च हैवी पोजिशंस, कि आप रिसर्च ही कर रहे हैं बेसिकली। टीचिंग या अदर डिपार्टमेंटल ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलमोस्ट नहीं है या बहुत कम है। तो पोस्ट डॉक इज बेसिकली जस्ट डूइंग रिसर्च, जो काफ़ी लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत लोग नहीं पसंद करते एडमिन रिलेटेड काम्स में बहुत इंडल्ज होना, या ऐसी रिस्क। काफी बहुत लोगों को टीचिंग नहीं पसंद होती, बहुत लोगों को टीचिंग पसंद होती है। तो हम्म। कई बार आपकी प्रेफरेंस जो है वो समय के साथ चेंज भी हो जाती है। तो बट एकेडमिया में या तो आप एक सीनियर रिसर्चर बन जाएंगे, कि आप रिसर्च ही कर रहे हैं, आपकी टीम है, हो सकता है आपको फंडिंग दे दे आपकी इंस्टीट्यूट, या आप कोई फंडिंग ग्रांट आप जीत लें, तो आप अपनी एक टीम बना सकते हैं, और बीइंग अ सीनियर रिसर्चर आप अपने अंडर पीएचडी हायर कर सकते हैं या पोस्ट डॉक हायर कर सकते हैं, कि चलो हम सब टीम जो है रिसर्च करें। दूसरा नेचुरली है प्रोफेसरशिप की लाइन, जिसमें आई थिंक टीचिंग एंड रिसर्च दोनों ही रहते हैं। एंड अदर एंड्स अप बीइंग टीचिंग डोमिनेटेड जॉब, जो ठीक है प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स या उन्हें जो भी बोल लीजिए। बट हाँ काफ़ी, क्योंकि जॉब
के चैलेंजेस जो हैं आई थिंक वो हर फील्ड में ही है, चाहे एकेडमिया हो चाहे बाहर हो। एकेडमिया में शायद थोड़ा सा ज़्यादा है, तो पीपल टेंड टू गो आउटसाइड एकेडमिया ऑल्सो। आई नो कि मेरे काफ़ी सारे कलीग्स, फॉर काफ़ी सारे नहीं बट कलीग्स जो हैं जो बाहर गए हैं एकेडमिया के, उनमें से जो गए हैं बाहर, उनमें से काफ़ी सारे लोग डेटा साइंटिस्ट पोजीशन के लिए गए हैं। एंड आई थिंक Okay. एंड उसका एक अच्छा रीज़न है, मोस्ट ऑफ द पीएचडीज दैट वी डू दीज डेज is basically computer programming. It's data analyzing. आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप पाइथन कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, एंड नथिंग टू अफ्रेड अबाउट इट। आप वो चीज़ भी पीएचडी में कई बार सीखते हैं। मैंने खुद प्रोग्रामिंग पीएचडी के टाइम ही सीखी थी काफ़ी हद हम्म। तक। चीज़ें लाइफ में करते करते ही आती हैं, तो आपको पहले नहीं आता सो दैट्स फाइन। बट जब आप 3 साल लगातार प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, आप कोड्स लिख रहे होते हैं डेटा एनालाइज करने के लिए, तो फिर आप ट्रेन हो जाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में आप ट्रेन हो जाते हैं, आप प्रोग्रामिंग कोड्स लिखने में हो जाते हैं। तो जनरली पीएचडी के बाद जो है कुछ लोग डेटा साइंटिस्ट पोजीशन में चले जाते हैं। डेटा साइंटिस्ट मीन्स आप किसी तरीके का डेटा ही एनालाइज कर रहे हैं। आप कई बार सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में चले जाते हैं क्योंकि आपको इतनी प्रोग्रामिंग आ गई, अगर आप एकेडमिया के बाहर जाते हैं। आई नो हम्म। मेरा एक पीएचडी कलीग था, वो बैंकिंग के लिए गए। आई नो फ्रांस में मेरा एक पीएचडी कलीग था, वो फ्रांस में ही हाई स्कूल में फिजिक्स पढ़ा रहे थे उसके बाद। तो ऑल्दो ओके। टीचिंग प्रोफेशन कम्स अंडर एकेडमिया ओनली, बट ये कुछ कुछ पोजीशंस हैं जहाँ पे लोग जाते हैं। पैकेज कैसा रहता है, यूरोप का कैसा पैकेज है? मतलब अगर कोई एकेडमिक्स में ही रहे, एकेडमिया में ही रहे, या फिर कोई अगर डेटा साइंस वगैरह अगर उसने वो ऑप्ट किया है, तो कितना, और पीएचडी से कितना सैलरी में ये होता है, मतलब इंक्रीमेंट, या मतलब सैलरी कितना बढ़ता है पोस्ट डॉक में, कितने पैसे मिलते हैं उसे आई एवरेज? थिंक अगेन अगेन एवरेज एवरेज जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यूरोप का अपना सिस्टम है, यूएस का अपना सिस्टम होगा, कनाडा का अपना, ऑस्ट्रेलिया का अपना, एंड विद इन यूरोप ऑल्सो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रहता है। बट हाँ, आई थिंक कि वो अगर आप, जो मैंने पीएचडी की भी बोला, फॉर एग्जांपल फ्रांस का एक एग्जांपल दिया कि 1800 यूरोस पर मंथ टिपिकली रहता है, या जर्मनी का 3000 यूरोस या 4000 यूरोस पर मंथ पीएचडी के टाइम रहता है। तो आई थिंक ये करीबन 30 से मे बी 30 to 50% बढ़ जाती हैं जब आप पोस्ट डॉक करते हैं, ये ओके। सैलरीज मे बी। हम्म। बहुत ही राउंड राउंड रफ फिगर बोल रहा हूँ। एंड फिर जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती रहती है सीनियोरिटी के हिसाब से और अदरवाइज, तो आई थिंक वो टाइम के साथ हाइक होता रहता है। आप यूरोप में भी होते हैं, तो आप यूरोप के हिसाब से आप मोर और लेस एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लाइफ ही लीड कर रहे होते हैं। हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो उस कंट्री में हो रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस अब इंडिया में नहीं हो रहे। कि ट्रू। आपके जो है अब यहाँ पे ग्रोसरी के दाम बढ़ गए हैं, आपके यहाँ रेंट के दाम बढ़ गए हैं, तो आपका लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत इम्प्रूव होता है, मैं उस चीज़ से अग्री करता हूँ। बट ऐसा नहीं आप होता कि आप बहुत ही रिच लाइफ आप यहाँ पे जी रहे हैं ना, आपके पास बहुत कार्स हैं या आपने बंगलो खरीद लिया यहाँ आते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप एक यूरोप में एक मिडिल क्लास लाइफ ही लीड कर रहे होते हैं, विच इज और गुड, विच इज हैप्पी लाइफ। एक्चुअली यहाँ का, यूरोप का रिसर्च कल्चर कैसा है? मतलब इन जनरल, जैसे होता है ना कि एक कल्चर की बात करें, क्योंकि मे भी शायद हमने अपने डीयू में भी देखे होंगे हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स को, कुछ लोगों के साथ उस टाइम पे हमारा भी इंटरेक्शन होगा, होपफुली तुम्हारा भी हुआ ही होगा। तो वो कितना डिफरेंट है वहाँ के रिसर्च कल्चर से, यूरोप के रिसर्च कल्चर से? आई थिंक अगेन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वैसे एक रिसर्च, थोड़ा मैं ऑफसेट हो रहा हूँ इस क्वेश्चन से, बट आई थिंक एक रिसर्च चीज के बारे में जो एक चीज आई वुड लाइक टू हाईलाइट, जो आई थिंक जनरली आई डोंट हेयर इट दैट मच, दैट इज कि रिसर्च, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग रिसर्च इज दैट यू आर योर ओन बॉस। एंड आई थिंक वर्ल्ड में बहुत ही कम पोजीशंस हैं इन जनरल, बहुत ही कम जॉब्स हैं जहाँ पे यू गेट टू बी योर ओन बॉस। जब आप रिसर्च कर रहे हैं, आई थिंक बाय बीइंग योर ओन बॉस, व्हाट आई मीन इज कि आप डिसाइड करते हैं, लेट्स से आप एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च कर रहे हैं एंड आपके पास एक पोजीशन है, लेट्स से पोस्ट डॉक पोजीशन है, एक आप परमानेंट पोजीशन हो गई है आपकी।
यू कैन डिसाइड कि आपको एस्ट्रोफिजिक्स में कौन सा टॉपिक पे रिसर्च करना है। आपको हमारी मिल्की वे गैलेक्सी पढ़नी है, आपको कोई और गैलेक्सी पढ़नी है, आपको ब्लैक होल्स पढ़ने हैं, आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप का डेटा यूज करना है, या आपको गाया का डेटा यूज करना है, या चंद्रा का डेटा यूज करना है। मतलब वो आप एंटायरली अपना रिसर्च खुद प्लान कर सकते हैं। आप खुद प्लान कर सकते हैं कि आपको जो है कौन सा पीएचडी स्टूडेंट हायर करना करना है, आपको कौन सा पोस्ट डॉक हायर करना है, आपको अपनी टीम कैसे बनानी है। कोई डेडलाइंस भी आज सच नहीं होती, ऑल्दो कुछ डेडलाइंस होती हैं कि मे बी सम बेसिक यूनिवर्सिटी डेडलाइंस की ईयरली रिपोर्ट सबमिट कीजिए या ऐसा कुछ। बट कोई डेडलाइन मुझे, क्योंकि आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, यू डोंट हैव टू रिपोर्ट टू एनीवन कि सर आज मैंने या मैम आज मेरा ये हो गया वो हो गया। तो आई थिंक एक अंडर एस्टिमेटेड चीज है रिसर्च के बारे में, बट ये एक अच्छी चीज भी है रिसर्च के बारे में कि आप अपने को, तो ये जो एक सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होती है रिसर्च में, आई थिंक वो एक अच्छी फीलिंग देती है। दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि एकेडमिया में डिस्पाइट की जॉब्स थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं कंपेयर टू अदर फील्ड, या सैलरीज थोड़ी सी कम रहती हैं, बट स्टिल पीपल कंटिन्यू इन एकेडमिया। एंड आई थिंक अ बिग पार्ट इज कि यू आर काइंड ऑफ योर ओन बॉस। एक फीलिंग रहती है आपको, एंड यू गेट टू कोलैबोरेट विद पीपल, तो कहीं ना कहीं वो एक इक्वल सेंस भी होता है। तो आप एक 30 या 32 ईयर ओल्ड या 35 ईयर ओल्ड पोस्ट डॉक हो सकते हैं, एंड हो सकता है आप एक 60 ईयर ओल्ड प्रोफेसर से बात कर रहे हो, बट यू आर सीन एज इक्वल। एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंसेस रहा है या यहाँ यूरोप में। तो अगेन नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि यूरोप में कैसा कल्चर है, तो आई थिंक एक मैंने रिस्पेक्टफुल कल्चर यहाँ पे एक एक्सपीरियंस किया कि रिस्पेक्ट जो है, आई थिंक अगेन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छे बुरे लोग हर जगह ही हैं। मुझे इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे रिसर्चर्स हैं, नो डाउट। अगेन मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ हूँ, तो मैं यहाँ के बारे में बेहतर बता सकता हूँ कि एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल कल्चर है। रिस्पेक्ट आपको आपकी पोजीशन या एज देख के नहीं दी जाती जनरली। अब पीछे वो क्या बात कर रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता, वो किसी को भी नहीं पता। बट आपको ये एक एक पर्सन वैल्यू है यहाँ पे। आई थिंक एक इंसान की जो है वो एक वैल्यू की जाती है जनरली। एंड आई थिंक दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि बहुत लोग बाहर आते हैं, चाहे एकेडमिया में हो या अदरवाइज हो, कि वो देखते हैं कि मे बी यहाँ पे थोड़ी वैल्यू है। इंडिया में भी वैल्यू है, नो डाउट। एग्जैक्टली ट्रू। बट ओके, एक चीज था, सबसे टफ मोमेंट क्या रहा है पीएचडी लाइफ में, ये जो पीएचडी वाली जर्नी जो थी, एज ए रिसर्चर नहीं, अगर पीएचडी जर्नी की बात करें तो उसमें सबसे टफ मोमेंट क्या था? और सबसे अच्छा मोमेंट तो ऑब्वियसली जब थीसिस सबमिट हुआ होगा, या यही होगा आई थिंक प्रोबेबली। हाँ, आई बट थिंक सबसे टफ मोमेंट क्या था? बहुत सारे टफ मोमेंट्स थे। आई थिंक पहला टफ मोमेंट तो होम सिकनेस ही थी कि हम्म। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं अक्टूबर 2015 में मैं गया था दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेरिस फ्रांस में फ्लाइट लैंड की थी। तो विद इन आई थिंक 3-4 वीक्स ही जो है काफ़ी होम सिकनेस फील हुई थी, क्योंकि सब कुछ ही बदल गया था। हाँ, कि कॉन्टिनेंट बदल गया था, पूरा का पूरा कंट्री बदल गई हम्म। थी, लैंग्वेज सेम नहीं है, फ्रेंच बोलते हैं वो लोग, खाना बदल गया था। तो वो चीज़ आई थिंक वो मैटर करती है। नेचुरली जब आप ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये चीज़ तो एक्साइट करती है लोगों को, बिल्कुल। बट जब आप रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब आपको रोज कुकिंग खुद करनी है, आपको हाउस क्लीनिंग खुद करनी है, यहाँ पे मेड सर्विसेज इतनी कॉमन नहीं है, अगर हैं भी तो बहुत एक्सपेंसिव है, कोई मेड नहीं रखता। तो जब आप वो सब करते हैं तो एटलीस्ट मुझे तो थोड़ी बहुत होम सिकनेस फील हुई थी, लोनली फील हुई थी, फ्रेंड्स बनाने डिफिकल्ट थे इनिशियली। तो आई थिंक वो एक पर्सनल फील किया था एक हार्ड टाइम्स में। दूसरा हार्ड टाइम था आई थिंक कि वही मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे रिसर्च टॉपिक नहीं समझ आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल कि इसकी क्या वैल्यू है या मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे बिगर पिक्चर नहीं दिख रही थी। तो डिस्पाइट माई पीएचडी सुपरवाइजर वॉज इज वेरी नाइस एंड वी स्टिल कंटिन्यू चैटिंग ऑन ईमेल्स, एंड हम रिसर्च भी साथ में करते हैं। बट हम्म। उस टाइम पे कि टाइम लगता है आपको एज अ रिसर्चर इवॉल्व होने में, बिगर पिक्चर देखने में, नॉलेज गेन करने में उस फील्ड के बारे में। तो आई थिंक फर्स्ट 1 ईयर मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है।
इन बिटवीन मैंने अपने डिसीजन को भी डाउट किया कि मे बी मुझे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर पोजीशन ही ले लेनी चाहिए थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं क्यों आ गया यहाँ पे, या मे बी मैंने मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए था, मैं बड़ी जल्दबाजी में यहाँ पे आ गया। तो वो सारे 100% डाउट्स थे। एंड आप जब भी कभी भी कोई नई चीज ट्राई करेंगे वो डाउट्स आएंगे ही, क्योंकि आपने वो कभी किया नहीं ना पहले, तो आपको हम्म। उसका आंसर नहीं पता, आपको वो पाथ नहीं पता कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, और वो आपको खुद ही फिगर आउट करना है। तो आई हम्म। थिंक वो भी था, बट आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड ईयर चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेटर होने लगी। एंड वो मैं आई थिंक काफ़ी पीएचडी स्टूडेंट से सुनता हूँ कि सेकेंड ईयर स्टार्ट्स बिकमिंग बेटर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, एंड देन ग्राफ जो है वो काइंड ऑफ थोड़ा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज। आप पहले जब अगर आपके इंस्टीट्यूट में प्रेजेंटेशन चल रही होती है, सेमिनार्स चल रहे होते हैं, तो आप एक बैठ के सुन रहे होते हो कि ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट आफ्टर 1 year यू आर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, यू आर एबल टू आस्क क्वेश्चन, क्योंकि अब आपकी नॉलेज बढ़ गई है। तो धीरे धीरे जो है वो अच्छा हुआ आई थिंक। बहुत अच्छा, वन ऑफ द गुड टाइम्स वाज जब पहले कुछ 2-3 पेपर सबमिट किए एंड वो पब्लिश हो गए थे पीएचडी में। तो 2017 में मैंने पहला फर्स्ट ऑथर पेपर लाइफ में अपना सबमिट किया था, वो पब्लिश भी हो गया था। एंड देन इवेंचुअली पीएचडी के दौरान ही आई थिंक 5 पेपर्स सबमिट कर दिए थे मैंने। तो वो एक अच्छा था। एंड आई थिंक चेरी ऑन द केक वाज कि जब मैंने वन ऑफ द फाइनल पेपर, वन सेकेंड लास्ट पेपर आई थिंक क्लोज टू थीसिस, एक पेपर सबमिट किया था, जब आई थिंक मैं पीएचडी सुपरवाइजर एंड मैं वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर टू सेलिब्रेट इट अ लिटिल बिट। तो आई थिंक वो एक बहुत ही पर्सनल एंड इमोशनल एंड एक अच्छा बॉन्डिंग वाला था, विच आई स्टिल रिमेम्बर। तो वो एक अच्छी इंकरेजमेंट थी। नेचुरली जब पीएचडी थी, एक और भी अच्छा मोमेंट था 100%। जब पीएचडी थीसिस हुई थी तो मेरी फैमिली भी आए थे फ्रांस में। सो माय पेरेंट्स हैड कम along with my sister। कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ पे, तो वो भी एक डेफिनेटली हाई पॉइंट था इन जनरल लाइफ का आई थिंक। ओके। अगर एक सवाल है कि अगर मान लो कि आपको दोबारा से मौका मिले कि दोबारा से बीएससी एमएससी में जाने का, कि कुछ गलतियां शायद वहां पे हुई होंगी या मे बी ना भी हुई हो, तो क्या कुछ ऐसा था कि अगर आपको दोबारा से अपने बीएससी या एमएससी में भेजा जाए तो आप उन गलतियों को रेक्टिफाई करके वापस से यहाँ पे आओगे सो दैट कि चीजें थोड़ी स्मूथ होंगी? या फिर कुछ अगर वहां पे कमियां रह गई होंगी जिनको आप मतलब पूरा करके दोबारा से भी पीएचडी स्टार्ट करते, ऐसा कुछ है कभी? ऐसा है, बट एग्जैक्टली नहीं। उस टाइम पे नेचुरली आई थिंक हम सब अपने बेस्ट देने की ही कोशिश कर रहे होते हैं। सबकी सिचुएशंस जो हैं वो डिफरेंट होती है लाइफ में, और उस टाइम पे हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं हम उसका बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कुछ और आईआईटी से कर रहे होंगे, कुछ और यूनिवर्सिटी से कर रहे हम्म। होंगे। आई थिंक एक चीज जो अच्छी है, वो आप अपना कोर्स वर्क करते रहिए, जो भी आपका सिलेबस है वो पढ़ते रहिए एंड वो करते रहिए। एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत कम टाइम बचता है उसके बाद कुछ और करने का। बट एक दिन में अगर आप 15 से 20 मिनट या 10 मिनट भी अगर आप एक जनरल एक न्यूज़ पढ़ते रहें, किसी कोई भी जो अप टू डेट जीके हो रही है उस रिसर्च के हम्म। बारे में या उस फील्ड के बारे में, आई थिंक वो एक बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको एक्सपोजर मिलता रहेगा उस फील्ड के बारे में। तो आप बहुत ही ज़्यादा जिसे हम बुक फोकस्ड स्टूडेंट बोलते हैं, कि आप एकदम किताबों में व्यस्त हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। बट उसके साथ साथ आप पढ़ते रहिए कि ठीक है दुनिया में क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या हो रहा है, जो मैंने नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल अपने टाइम में आई ट्राई टू बी मैं कंप्लीटली लॉस्ट रहता था अपने नोट्स में या बुक में। तो मुझे बहुत ही बुकिश नॉलेज थी, जितनी लिमिटेड थी, मुझे इतना नहीं पता था बैचलर्स मास्टर्स के बारे में कि क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं रिसर्च में, एस्ट्रोफिजिक्स में क्या हो रहा है, पार्टिकल फिजिक्स में क्या हो रहा है। आई विश कि हाँ मुझे और नॉलेज होती तो अच्छा होता। बट अल्टीमेटली आई थिंक लाइक कंटिन्यू ट्राइंग। आप जो भी करते रहे लाइफ में या आप किसी भी सिचुएशन में इस वक्त, कीप ट्राइंग एंड कीप डिजायरिंग फॉर बेटर एंड कीप फेलिंग बट स्टिल कीप ट्राइंग। बहुत डिसहार्टनिंग होता है फेल होना या रिजेक्ट होना। हम्म। एंड आई थिंक कोई भी इंसान जो है अगर वो कुछ नया ट्राई कर रहा है या कहीं पहुंचा है, तो जो उसका 90% फेलियर है हम नहीं देख रहे होते, हम उसका 1% या 10%। एक बहुत ही फेमस है
आई डोंट नो किसी सेलिब्रिटी का कि इट्स ओनली आफ्टर 30 years ऑफ हार्ड वर्क दैट आई गेन दी ओवरनाइट सक्सेस। तो अब मैं उसकी ओवरनाइट सक्सेस दिखी एक दिन की, हमें उसका 30 years का या 20 years का हार्ड वर्क नहीं दिखा। तो कीप फेलिंग, कीप ट्राइंग, बिकॉज देर इज नो ऑल्टरनेटिव। हाथी के लाइफ का कुछ फेलियर, मतलब जैसे आपने बोला ना कि 90% फेलियर होता है, तो उन 90% में क्या एक दो फेलियर के बारे में हम जान सकते हैं? एक तो फेलियर्स नहीं, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही एक आप श्योरली जान सकते हैं। फॉर 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 एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल, जब आप फॉर एग्जाम्पल आप पीएचडी कंप्लीट करते हैं तो आप नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो लेट्स से आप 10 जगह अप्लाई करते हैं या आप 20 जगह अप्लाई करते हैं, तो सक्सेस रेट उसका जो है 5 to 10% ही रहता है। 5 to 10% का मतलब है अगर आपने 100 जगह, लेट्स से आप एकेडमिया में कंटिन्यू करना चाहते हैं ना, आपने 100 यूनिवर्सिटीज को एप्लीकेशंस भेजी, तो आपको शायद 5 ही यस बोले या 10 ही यस बोले या 2 ही यस बोले। तो हम्म। आपने ये तो देख लिया कि अरे यार वो इंसान अभी यूनिवर्सिटी में वहां पे है, बट आपने ये नहीं देखा उसके 90 एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हुए थे, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट डेफिनेटली जब आप जैसे जैसे जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहते हैं, नेचुरली जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें एक के बाद एक चीज, थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, स्कूल तो हमें वही स्कूल देते हैं। आई थिंक 18 years या 12th के बाद हम थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करते हैं कि ठीक है यार मुझे ये कॉलेज चाहिए या ये सब्जेक्ट चाहिए, थोड़ा सा हम वो चीज़ करते हैं जो अच्छी बात है। बट हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल 12th के बाद लोग काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम्स देते होंगे या जो भी देते होंगे, उनमें से वो एम मे बी आईआईटी एआईआर 1 के लिए कर रहे होते हैं, बट अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ देम एंड अप समवेयर एल्स। मास्टर्स के हम्म। बाद भी काफ़ी लोग जैम देंगे या नेट देंगे या जो भी देंगे, तो मे बी एवरीवन इज एमिंग फॉर ऑल इंडिया रैंक 1। बट स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, बिकॉज दैट्स द हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ कि एग्जैक्टली। 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं तो 1 लाख का रैंक 1 नहीं आ सकता। तो एक का ही मोस्ट आ ऑफ देम सकता would end up, but that's fine। आप अल्टीमेटली आप प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में, that's how life है। continues। So तो ओके, एक क्विक फायर राउंड करते हैं, एकदम ताबड़तोड़ आंसर देना, ठीक है? चलो ये करते हैं। ज्यादा स्ट्रेसफुल क्या था, कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन या फिर वाइवा? वाइवा पीएचडी का हाँ, पीएचडी का। या पीएचडी का पीएचडी वाइवा, वाइवा। आई थिंक पीएचडी वाइवा। पीएचडी वाइवा ज्यादा। पेपर रिजेक्ट होना कैसा था, इट वाज अ मोटिवेशन या फिर मेल्टडाउन होता था? मेल्ट डाउन फॉलोड बाय मोटिवेशन। अच्छा। रिसर्च के बीच में डिस्ट्रैक्शन, नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम? नेटफ्लिक्स इंस्टाग्राम तो रिसेंटली ज्वाइन किया है। नेटफ्लिक्स यूट्यूब, मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब करता हूँ फॉर एग्जांपल, बहुत सारी हॉबीज भी हैं मेरी, तो ओके। डेफिनेटली लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, तो yes। ओके, अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो तो कोई ऐसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिससे आप मिलना चाहोगे, हु इज लाइक कि अभी नहीं है वो? ओके, ऐसा नहीं है, मे बी माई पीएचडी सुपरवाइजर व्हेन ही वाज यंग, तो वो एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, तो वो यंग टाइम में कैसे थे तो मैं उनसे मिल जाऊंगा। हिज नेम इज रॉड्रिगो इबाटा, तो वो इस वक्त फ्रांस में एंड ही इज अ वेरी वेल नोन एस्ट्रोनॉमर। ओके, अगर पीएचडी नहीं करते तो क्या कर रहे हो? आई थिंक यूनिवर्सिटी में ही टीचिंग में, कुछ एकेडमिया में ही कुछ कर रहा होता, क्योंकि टीचिंग या रिसर्च फिजिक्स 12th के बाद आई थिंक कोई और सेकंड सच प्लान आया नहीं माइंड में, तो कुछ ओके। इसी से रिलेटेड कर रहा होता। ओके। ऑल्दो कभी कभी, जस्ट। ऑल्दो समटाइम्स आई आल्सो फील लाइक बिकमिंग अ साइकाइट्रिस्ट, तो मे बी, बट आई थिंक ओके, अगर अपनी पीएचडी जर्नी को या पूरे रिसर्च जर्नी को सिर्फ वन वर्ड में कुछ अगर एक्सप्लेन, सिर्फ वन वर्ड फॉर योर रिसर्च जर्नी, ओनली वन वर्ड, क्या हो सकता आई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मे बी है? एक्स्ट्रा। ओके, योर फर्स्ट यूनिक। रिएक्शन, योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन आपका पहला पेपर पब्लिश हुआ था? I was very excited. First paper is always very special. तो तो हाँ, it was very. It's like कि हाँ, it's one of the signature of a PhD, of doing a PhD is a ओके। paper publish. मतलब that's the hallmark of कि आपने research की है अगर आपका paper publish होता ओके, कोई स्ट्रेस बस्टर? है। I think one is meditation and one ओके। is बाहर जाके general walk करना and family. Family has definitely been one of my biggest stress busters. ओके,
टेलीस्कोप या फिर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। ओके। कोई एक मिथ जो पीएचडी के बारे में बहुत ज्यादा है, दैट इज स्टिल इन फ्रांस, नॉट ओनली इन इंडिया, दैट इज स्टिल इन फ्रांस, जो कि एग्जिस्ट करता है अभी भी। मैं क्वेश्चन नहीं समझा। पीएचडी की मिथ जो फ्रांस में कोई एक वैलिड है? मिथ जो फ्रांस में एग्जिस्ट करता हो। नहीं, ऐसी कोई मिथ तो नहीं पता हम्म। जो फ्रांस में है, बट हाँ, नहीं ऐसी। अच्छा, इंडिया की कोई एक चीज जो यूरोप में मिस कर रहे हो अभी फिलहाल, या हमेशा से किया है? आई थिंक इंडिया एज अ जनरल, आई रियली लव इंडिया एंड आई मिस इंडिया। मैं साल में कोशिश करता हूँ एटलीस्ट 2 बार विजिट करूँ। तो वो जो जस्ट इंडियन कल्चर या इंडियननेस इन जनरल, तो हम्म। ड्राइविंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब काउंटलेस चीज़ें हैं। मेरी फैमिली वहाँ रह रही है, ड्राइविंग ऑन द रोड, फूड, ऑल्दो आई कुक बट स्टिल फूड इन जनरल, माई फ्रेंड्स लिव इन इंडिया, तो उनसे मिलना, माई रिलेटिव्स। तो ओके। आई थिंक जस्ट इन इंडिया वाइब फॉर श्योर, यस। academic collaborations, are they headache or fun? They are both. If you are part of the, maybe if you are part of the collaboration, it's fun. But अगर आपको लीड Okay. करनी पड़ती है वो कोलैबोरेशन, तो कई बार थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। Okay. Are you a night owl researcher या early morning scientist? अर्ली मॉर्निंग साइंटिस्ट। अर्ली मॉर्निंग साइंटिस्ट। और कोई छूट गया क्या कुछ? आई थिंक दैट इज ओके। रिसर्च पेपर लिखना कैसा एक्सपीरियंस रहता है इन वन वर्ड? दी दी एसेंस ऑफ राइटिंग इज री राइटिंग। तो आप ओके, इट आइट्रेशन री आइट्रेशन जो है वो चलती रहती है, एंड दैट ऑल्सो गोज फॉर एसओपीज। आप एक बार एसओपी लिखिए, एक परफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अभी भी अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो फर्स्ट टाइम में वो चीज़ परफेक्ट नहीं हो जाती। आई थिंक 3 4 5 या उससे भी ज़्यादा आइट्रेशंस कई बार होती हैं, क्योंकि आप कुछ एक लिखेंगे, आप उसे दोबारा विजिट करेंगे तो आपको गलतियां दिख जाएंगी, एंड आप फिर विजिट करेंगे तो ऐसे धीरे धीरे परफेक्ट होती है। तो द एसेंस ऑफ राइटिंग इज री राइटिंग। ओके। तो आई थिंक खत्म करते हैं इसको, क्योंकि फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर बच्चे देखेंगे भी नहीं। ओके। श्योर श्योर, सो ठीक है। थैंक यू सो मच ख्याति, बहुत बढ़िया लगा बात करके। और पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा से अब बॉम्बे चले जाना चाहिए, अभी फिर सारी बातें करनी पड़ेगी। नहीं, मतलब कभी बट ऐसा काफी होता है कि अच्छा। अगर कि अगर किसी से बात करो ऐसे इन चीजों से रिलेटेड, तो फिर मन करता है दोबारा से वहीं चले जाए। और फिर कभी ऐसा मन करता है कि जैसे मतलब बच्चों से जब मिलने लग जाता हूँ, फिर लगता है कि नहीं, थोड़ा और जाके पढ़ा देते हैं। तो ये होता है, मैं इसी के बीच में कहीं ना कहीं ऑसिलेट करता रहता हूँ पूरे टाइम। नहीं, डेफिनेटली जो सराउंडिंग्स होती हैं एंड कंपनी होती है उससे काफी फर्क पड़ता है, बट काफी अच्छा लगा बात करके, एंड आई होप इट मोटिवेट्स पीपल और इंस्पायर्स पीपल, और पीपल फाइंड इट यूजफुल फॉर देयर फ्यूचर करियर और डिसीजन मेकिंग इन जनरल। सो सो थैंक यू सो मच। फिर कभी थैंक यू। अगर मे बी पॉसिबली बच्चे इंस्टाग्राम पे या कहीं क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोबेबली शायद फॉलो रिक्वेस्ट वगैरह आने शुरू हो गए होंगे, शायद आए हैं अभी तक। हाँ, एंड होपफुली मतलब अगर ये वीडियो होगी तो डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक फेसबुक हाँ का हाँ, मेरे श्योर श्योर प्रोफाइल पे, ओके। सो थैंक यू सो इंस्टाग्राम। मच। खत्म करते हैं इसको। वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी, यस। ओके, थैंक यू सो मच।